A very good morning and welcome back. सवाल अभी भी वही है, what is light? And we have been trying to find out an answer to this question almost since last 8 months. The wave nature of light is exhibited by phenomena like interference, diffraction. But suddenly we also studied an experiment which is called as a photoelectric effect, in which we have found that photons of light when falls on metal surface, it ejects particles which are photoelectrons. So in this case, we can consider that photons are nothing but particles. So it becomes a confusion now whether light is electromagnetic wave, which was as discovered by Heinrich Hertz and assumed by Maxwell, or it is particle, which was way back in 15th century assumed that light consists of particles by Newton. Which of the two is true? Both are true. None of the thing is true. So we are trying to find out an answer to this question. So what happened last time was we were discussing about photoelectric effect, and in photoelectric effect, so this slide is to just show you another example of interference. And अभी तक हमने particle nature पढ़ने के लिए केवल एक ही effect पढ़ा है, which is photoelectric effect. Fine. So what we were doing last time was something like this, that we were having an evacuated tube in which two metals were connected, and these metals were at some potential, let's say, and we were having an ampere meter or current meter. When light or photons were falling on any of the metal, then photoelectrons were ejected, and these ejected photoelectrons were completing the circuit and the current was flowing in the emitter. This is what we call as photoelectric effect. Jahan photons are giving energy to electrons and electrons are ejecting out. Okay. Now the question arises, is the converse true? Means, can energy of electrons be converted into photons? फोटॉन्स की एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, क्या हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके फोटॉन्स इजेक्ट करा सकते हैं किसी मटेरियल से? एंड द आंसर इज यस. इनफैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी से भी 7 साल पहले करीब ये डिस्कवरी हो गई थी, बट पीपल डिड नॉट रियलाइज दैट दिस इज गोइंग टू एनीवेज support the particle nature of light. And this discovery is related to 1885 discovery of X-rays. Okay? तो हुआ यूं कि जमाना था उस वक्त एटम्स के नेचर को, एटम के स्ट्रक्चर को पहचानने का. लोग अपने अपने मॉडल्स दे रहे थे. थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था. दे वर ऑल गिविंग देयर मॉडल्स ऑफ व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ एंड व्हाट एटम इज मेड अप ऑफ. इस चीज के मॉडल्स काफी दिए जा रहे थे. तो करिकुलम लैब में, जैसे हम अभी अपनी न्यूटन स्ट्रिंग वगैरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस वक्त रिसर्च लैब्स में और करिकुलम लैब में ये फैशन हुआ करता था टू हैव दिस डिवाइस व्हिच वी कॉल एज डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस इतना अंतर है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चेक करने के लिए हमें यहाँ पे वैक्यूम बनाना पड़ता है. वहीं डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास एक ट्यूब होती है जिसमें दो मेटल्स लगे होते हैं और काफी लो प्रेशर पे यहाँ एक गैस होती है, ज्यादातर आयनाइजेबल गैस जो इनर्ट हो. हम गैस को आयनाइज करते हैं तो फोटॉन्स रिलीज या इलेक्ट्रॉन्स अपने ट्रांजिशन स्टेट्स में आते हैं और फिर यहाँ से लाइट रिलीज होती है. ठीक है. सो हम लोग एक हैवी टेम्परेचर यूज करते हैं और यहाँ फिलामेंट है, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब. यहाँ पे आपने मान लीजिए नेगेटिव दिया, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो गैस है उसे एक्साइट करेंगे और यहाँ से एनर्जी एमिट होगी. वी कॉल दिस एज डिस्चार्ज ट्यूब. इसको एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्रूक, उन्होंने इन्वेंट किया था, और यही क्रूक की ही डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करके थॉमसन ने अपना इलेक्ट्रॉन मॉडल दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. और
जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होकर इस जगह जा रहे हैं, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आप यहाँ पे कोई मैग्नेट पुट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी दिशा से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अगर आप साउथ दिखाएंगे तो कुछ अलग तरीके से और नॉर्थ दिखाएंगे तो कुछ अलग तरीके से। तो यही एक्सपेरिमेंट ट्यूब एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विल्हेम रॉन्चेन, जर्मन है ये। यही डिस्चार्ज ट्यूब इनकी लैब में भी रखी थी और इन्होंने देखा कि जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये करंट पास कर रही हैं तो काफी दूरी पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी है। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होते थे, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट थी बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड की। बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड, बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड एक तरीके का सॉल्ट है जिसको कि आपने इस शीट पर फैला दिया है। तो बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड का हमारे पास एक पतली सी थिन फिल्म वाली शीट थी। फाइन। इन्होंने देखा कि जब ये ट्यूब डिस्चार्ज हो रही है तो इस शीट पर एक ग्रीन कलर का सा स्पार्क आ रहा है, यानी फ्लोरेसेंस आ रहा है। ही वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि ये तो काफी दूर रखी है और इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में जा रहे हैं, तो यहां पर ये ग्रीन स्पार्क क्यों दिखाई दे रहा है। तो इट वॉज टोटली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। टोटली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब रखी है और कहीं दूरी पर उन्होंने देखा कि बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड की एक छोटी सी थिन फिल्म या कोटिंग फिल्म रखी है, उस पर जो है ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है। ही वाज अ बिट कंफ्यूज्ड। उन्होंने कहा हो सकता है इसमें से कोई लाइट जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक कलर का पेपर लिया और उस पूरी रॉड पर या इस डिस्चार्ज ट्यूब पे कवर कर दिया। फिर बटन चलाया, फिर देखा कि ये तो काले कलर से कवर करने पे भी वहां जा रहा है। तो ही वॉज क्वाइट श्योर। इतना तो उन्हें पता चल गया कि इस ट्यूब में से कुछ ऐसे रेडिएशंस निकल रहे हैं जो काला कपड़ा, काला पेपर डालने से रुकते नहीं है। और जब ये रुकते नहीं है तो एक अलग तरीके की वेव है। ही वॉज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ दिस वेव, तो ही कॉल दैट एज एक्स वेव, पता नहीं कौन सी वेव, या एक्स रेज, पता नहीं कौन सी किरणें। जब उन्होंने ये देखा कि एक्स रेज निकल रही हैं, देन बिकॉज ही वॉज अ साइंटिस्ट एनीवेज, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद इट। तो जो apparatus था, उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो डिजाइन किया वो तो कुछ इस तरीके से दिखता था। तो आप बना लीजिए apparatus भी। He was having anyways a discharge tube जिसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, ये एक ट्यूब ही है, ग्लास की है, और इसमें यहां लगाया है एक टंगस्टन का फिलामेंट। टंगस्टन क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, गर्मी से ये पिघल नहीं जाएगा। और साथ ही यहां पर रखा एक मेटल। इस मेटल को पीछे से सपोर्ट देने के लिए एक कॉपर की मेटल और फिर उस कॉपर की पतली सी रॉड बाहर निकाली। तो ये भी इलेक्ट्रोड है, टंगस्टन मेटल है, और ये भी इलेक्ट्रोड है क्योंकि ये कॉपर है और कॉपर के आगे ही वाज यूजिंग मोलिब्डेनम। सो एनीवेज दैट्स फाइन। तो ये एक मेटल मान रहे हैं अभी फिलहाल, कौन सी इस पर गौर नहीं देते हैं। तो दिस इज अ मेटल, दिस ऑल इज अ मेटल। ठीक है, ये रॉड थोड़ी सी लंबी लीजिएगा। उसके बाद व्हाट ही डिड वाज, इस टंगस्टन फिलामेंट पर एक वोल्टेज अप्लाई किया। सो थोड़ा सा करंट मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर है, फिर यहाँ पे हमारे पास है पूरी हाई। ये वोल्टेज लो भी हो सकता है। देन यू आर हैविंग रियोस्टेट और ग्राउंड, और इसको रियोस्टेट की मदद से आप इसका वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस माइनस वी। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते थे कि इस टंगस्टन फिलामेंट में कितना वोल्टेज जाए। डेफिनेटली टंगस्टन फिलामेंट जब हीट होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो थोड़ी सी और रिफाइनमेंट के लिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना जाएं। व्हाट ही डिड वाज, एक स्पेशल सिलेंडर और ले लिया यहाँ पे,
और इसको दोनों को इस पूरे सिलेंडर के सरफेस को S माइनस कर दिया। तो अज्यूम कीजिए बीच में फिलामेंट है और चारों तरफ एक नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे उन कोनों से और रिपेल होकर सेंटर पे इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि चारों तरफ से रिपेल किए जा रहे हैं। यही कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन फोकस हो जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सामने वाले इलेक्ट्रोड के। ठीक है, और ये जो सामने वाला इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पर है। तो अगर हम बाहर से देखें इसमें और इस जगह, इन दो इलेक्ट्रोड्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये माइनस ये प्लस, तो ये बहुत हेवीली पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा हाई टेंशन वोल्टेज किलोवाट्स में। ठीक है, ऐसा होने के बाद ज्यादातर जो एनर्जी है वो तो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, और इसीलिए ये जो कॉपर रॉड है वो हो जाती है गर्म। अब उस कॉपर रॉड को गर्म होने से रोकने के लिए व्हाट ही डिड वाज ही यूज्ड कूलेंट। तो इसमें से पानी बाहर जाएगा और पानी से ये कॉपर ठंडा हो जाएगा, एक हद तक ठंडा कर पाएंगे। तो ये था इनका टोटल सेटअप। टंगस्टन के अंदर वोल्टेज लगाने से यहाँ इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, लेकिन ये बीम हम एक मेटल टारगेट पर फोकस कर रहे हैं, और क्योंकि इन दोनों के बीच में आप देखें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो बहुत एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी। तो यहां से इस जगह से उन्हें एक आइडिया मिला कि हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। एंड रिफाइन करने के बाद व्हाट ही ऑब्जर्व वाज, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आकर इस मेटल के पीस से टकराते हैं तब यहां से एक स्पेशल तरीके की रे निकलती है जिसे बोलते हैं ये एक्सरे। ठीक है, एक्सरे बोलते हैं। तो ये तो हुआ इसका वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि यू हैव अ टंगस्टन फिलामेंट। इस टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, इसे हमने एक इवैक्यूएटेड चेंबर में रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और हाई टेंशन वाले किस पर टकराते हैं, मेटल पर। मेटल पे टकराने से 98% तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है आपकी एनर्जी, और 2% निकलती है पावर की एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरेज कम आएंगी पर यूनिट एरिया या ज्यादा आएंगी, ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो यू कैन कंट्रोल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज कैन बी कंट्रोल। हाउ, कि आप ये कंट्रोल कीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे। तो कंट्रोल इंटेंसिटी या कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी इज पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग व्हाट, कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी इज पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले। और इलेक्ट्रॉन निकलने से हमारा क्या तात्पर्य है कि फिलामेंट करंट क्या है। तो इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं आप, फिलामेंट करंट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्सरेज निकलेंगी, फिलामेंट करंट कम होगा तो कम एक्सरेज निकलेंगी। ठीक है, अब आती है पेनिट्रेटिंग पावर। इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया। क्या किया, जब ये इसके ऊपर एक काला कपड़ा ढक रहे थे, ये ग्रीन हो गया, अज्यूम कीजिए कि ये ब्लैक डॉट। तो इन्होंने इस कपड़े की या ये जो पेपर है ब्लैक शीट, इसकी थिकनेस भी चेंज करके देखी। तो देखा कि हाँ, कितनी एक्सरेज बाहर आएंगी ये डिपेंड करता है कि थिकनेस ऑफ पेपर क्या है। तो इसे हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज। Penetrating power of X-rays. And penetrating power directly depends on energy of electrons या energy of X-rays produced. तो penetrating power is directly proportional to energy of X-rays. पहली चीज तो एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी या पेनिट्रेटिंग पावर किस पर डिपेंड करेगी, ये जो हमने हाई टेंशन वोल्टेज सप्लाई लगाई थी ये कितनी है। जितनी ज्यादा हाई टेंशन वोल्टेज सप्लाई होगी उतनी ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर वाली एक्सरेज निकलेंगी। ठीक है, तो दो तरीके की एक्सरेज होती हैं, एक होती है सॉफ्ट एक्सरे, तो टाइप लिख लीजिए, एक होती है सॉफ्ट एक्सरे या सॉफ्ट रेज, एक होती है हार्ड रेज या हार्ड एक्सरेज।
जब वो जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने फिलामेंट और टारगेट में लगाया है, बाय द वे इसे हम टारगेट मेटल बोलते हैं, टारगेट मेटल, ठीक है, और ये हमारा फिलामेंट है। ओके, तो फिलामेंट और टारगेट के बीच में जो हाई पोटेंशियल या हाई टेंशन वोल्टेज है, इससे गवर्न कर सकते हैं कि आपकी एक्सरे सॉफ्ट रेज होंगी या हार्ड रेज होंगी। अगर एनर्जी लो है, यानी आपने वोल्टेज हाई टेंशन का कम अप्लाई किया है, तो सॉफ्ट रेज निकलेंगी और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। और अगर आपका वोल्टेज हाई है, यानी आपकी एक्सरे की एनर्जी भी हाई है, तो हार्ड एक्सरेज निकलेंगे और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद रॉन्टजन ने प्रॉपर्टीज चेक की एक्सरेज की कि एक्सरे की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ये पता चल गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल पर टकरा रहे हैं, तो यहां से एक स्पेशल तरीके की रेज निकल रही है, जस्ट ऑपोजिट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मेटल पर टकरा रही थी तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, अब उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मेटल पर टकरा रही हैं तो रेज निकल रही हैं, तो जस्ट इनवर्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हालांकि अब जो रेंज है या जो एनर्जी रेंज है वो काफी डिफरेंट है। वो लाइट में दिख रहा था, हमें फोटोन से रिलेटेड थे, ये एक्सरेज हैं, इनकी अपने आप की वेवलेंथ और एनर्जी होती है। ओके, सो अब हमारा दूसरा टास्क है कि वी शुड अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी एप्लीकेशंस पे आएंगे। सो नेक्स्ट task is to understand properties of x-rays. ठीक है, सबसे पहली तो ये कि एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। एक्सरेज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सीरियसली, व्हाई? क्योंकि एक्सरे भी ये सारी चीजें फॉलो करती है। कोई चीज वेव है वो कैसे पता चलता है? बिकॉज इट हैज टू फॉलो दीज फॉर्म्स, जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और अगर इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान रहे हैं तो इट शुड आल्सो शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और इनकी स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये तय हो गया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये कि एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, अगर आपको पिछली 2 क्लासेस में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि इट गोज फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम्स टू हंड्रेड्स ऑफ एंगस्ट्रॉम्स। ओके, वेयर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 raised to the power minus 10 meters। तो करीब करीब एक एटम के साइज की बराबर की वेवलेंथ है, और यही यूज भी होगी आगे चल के बाकी एप्लीकेशंस में। दो चीजें देखी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इनकी वेवलेंथ इतनी है। ठीक है, तीसरी चीज दैट ये जो वेव्स हैं वो किसी चार्ज पार्टिकल की नहीं है, सो दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। These are not at all deflected by electric and magnetic field. Okay, it is like that. तो चार्ज नहीं है, बिल्कुल फोटोन की तरह है। फोटोन को मैग्नेट दिखाते तो वो घूमने नहीं लगता है इलेक्ट्रॉन की तरह से। तो ये बात तय है कि ये अनचार्ज्ड वेव्स हैं। ठीक है, चौथी इनकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि ये वेव्स जो हैं कैन कॉज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस मतलब चमक इन सर्टेन केमिकल्स लाइक, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, बेरियम प्लैटिनम प्लैटिनोसाइनाइड, केमिकल्स लाइक बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज हैं। ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। फिर आते हैं और आगे प्रॉपर्टीज में हम क्या देखें, और भी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे एक थी
दैट एक्सरेज आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दैट एक्सरेज आर आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग का मतलब क्या है? जब ये एटम पे पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन भगा देती है, यही कारण है कि ये हार्मफुल भी होती है। और आयनाइज किसको करके देखा इन्होंने? इन्होंने देखा कि जब एक ट्यूब में गैस रखी है और उस गैस में से एक्सरे पास होती है तो वो आयनाइज हो जाती है, तो इट कैन आयनाइज गैसेस। तो कुछ रेडिएशंस होते हैं जो आयनाइज नहीं करते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, नॉन आयनाइजिंग है। ठीक है। जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो है दैट द पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरे इन एनी मटीरियल, मेटल से तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन किसी भी मटेरियल में अगर पेनिट्रेशन पता करना है आपको तो इट डिपेंड्स ऑन, अभी थोड़ी देर पहले देखा, एनर्जी ऑफ एक्सरे। ठीक है। यानी आपके पास एक थिन शीट है किसी चीज की और आपके पास एक थिक शीट है उसी ही चीज की, सेम मटेरियल है, तो एक्सरेज यहां से पास होंगी और यहां बाहर आ जाएंगी, यहां से पास होंगी, यहां बाहर आ जाएंगी। तो इन दोनों में ज्यादा एक्सरेज थिन मटेरियल से बाहर आएंगी और कम एक्सरेज थिक मटेरियल से बाहर आएंगी, यानी इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ मटेरियल। एक लॉ है जिसे लैम्बर्ट बियर लॉ बोलते हैं, ये हम आगे चल के मेरे ख्याल से इस क्लास के दूसरे भाग में या अगली क्लास के पहले भाग में पढ़ेंगे, कि जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज है वो डिपेंड करेगी कि यहाँ इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मैं मान रहा हूँ बाहर आ गई, मतलब जो बाहर आएगी वो इंटेंसिटी इस पे डिपेंड करेगी कि पहले इंटेंसिटी कितनी थी, e⁻⁻ माइनस कोई कांस्टेंट इनटू थिकनेस कितनी है, तो x इज अ थिकनेस। तो आप देखिए जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। इसका प्रूफ हम करके देखेंगे, इसे बोलते हैं लैम्बर्ट बियर्स लॉ। एनीवेज वी विल डिस्कस इट इन सम फ्यूचर क्लास। तो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी हुई। सारी एक साथ मैं ये उम्मीद नहीं रखता हूँ कि एक साथ याद होंगी, लेकिन एक एक करके आप जो है इनको समझिए। तीसरा है कि दैट दीज रेज आर हार्मफुल, या हम कहें सेवेंथ विल बी दैट दीज रेज आर रियली हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। तो एक्स रेज आर हार्मफुल क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर कर दिया तो इट कैन आयनाइज योर टिश्यूज, कैन कॉज कैंसर। ओके। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, लेट मी जस्ट डाइव डीप इनटू दैट एज वेल। एक है कितनी सात हो गई थी, आठवीं प्रॉपर्टी है कि इफ एक्सरे स्ट्राइक ऑन मेटल, it gives secondary x-rays and also give heating। तो ये सेकेंडरी एक्सरेज क्या होती है हम देखेंगे। एक्सरेज किसी मेटल पे पड़ती हैं, खुद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और सेकेंडरी रिफ्लेक्ट एक्सरेज भी आ सकती हैं। ठीक है। तो ये सीखना है हमें कि सेकेंडरी एक्सरेज क्या होती है। और एक्सरे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मिल सकता है। जैसे कुछ मटेरियल्स हैं, हम ग्रुप 1 मेटल्स बोलते हैं उन्हें, जैसे सीशियम है, स्पेलिंग SAESCAESIUM, सीशियम है। अगर सीशियम का मेटल लिया और आपने उसमें एक्सरेज इम्पिंज कराई, इम्पिंज मतलब एक्सरे डाली, तो यहां से फोटॉन्स निकलेंगे या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। So for group 1 metals like cesium, X-rays can give rise to photoelectric effect as well। पहले हम विजिबल लाइट यूज कर रहे थे, जरूरी नहीं है, आप विजिबल की जगह एक्सरे लाइट भी यूज कर सकते हैं टू गेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनफैक्ट एक्सरे की तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर मेटल में आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है। या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी एक्सरेज। तो ये हुई 9 प्रॉपर्टीज। अब आते हैं 10वीं प्रॉपर्टी पे, जो कि यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। 10th property is that the X-ray spectrum, स्पेक्ट्रम मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी एनर्जी के साथ कितनी एक्सरेज आ रही हैं,
it has is continuous, यानी आप केवल एनर्जी बढ़ाते जाइए, उस हिसाब से आपकी एक्सरे की एनर्जी बढ़ती जाएगी। एंड दिस डिपेंड्स ऑन, ये जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होगा और साथ में कई जगह हमें डिस्क्रीट भी मिलेगा। कंटिन्यूस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ में कंटिन्यूस के ऊपर एक डिस्क्रीट पैटर्न भी बैठा होगा, विच डिपेंड्स ऑन मटीरियल। तो मटेरियल कौन सा है इस पर डिपेंड करेगा कि कंटिन्यूस के साथ डिस्क्रीट पैटर्न स्पेक्ट्रम में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये 10 प्रॉपर्टीज हमने एक्सरे की सीखी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक्सरे नॉन आयनाइजेबल आयनाइजेबल है, यानी आयनाइज कर देती हैं गैसेस को। एक्सरेज अनचार्ज्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती, काफी हाई पावर होती है इनकी, हार्मफुल होती हैं। लैम्बर्ट बियर लॉ फॉलो करती हैं, यानी थिकनेस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं कि पेनिट्रेट किस इंटेंसिटी से हो पाएंगी। और फिर ये कुछ मेटल से इनकी रिएक्शंस हैं कि मेटल पे अगर पड़ती हैं तो सेकेंडरी एक्सरेज निकल सकती हैं या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस ग्रुप का मेटल है। और जब आप एक्सरे के टारगेट मटेरियल के हिसाब से उसकी एनर्जी बढ़ाते जाएंगे या वेवलेंथ देखते जाएंगे तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको। और कंटिन्यूस के साथ साथ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी मिल सकता है, विच विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द टारगेट मटेरियल यूज्ड। फिलामेंट मटेरियल नहीं, टारगेट मटेरियल। फिलामेंट हम केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करने में यूज कर रहे हैं, टारगेट पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो फिलामेंट से निकले आके टकराएंगे और फिर एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हुई। आई एग्री कि इनमें से हमें कई सारी चीजें सीखनी होंगी, दैट वी विल एनीवेज हैव टू स्विच टू। तो अभी तक जो हमने सीखा उसको देखते हैं कि वी वर हैविंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वी वर हैविंग वेव नेचर, जिसमें इंटरफेरेंस वगैरह दिखता है। एंड दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, अ फेयर लुकिंग डायग्राम फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ, जहां हमारे पास इस जगह कैथोड है जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हमने हाई वोल्टेज लगाया है इस फिलामेंट और इस टारगेट मेटल में। ये टारगेट मेटल पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं तो यहां से निकलती हैं एक अलग तरीके की रे, जिसे बोला जाता है एक्सरेज। क्योंकि नेचर नहीं पता था ना पहले, इसलिए एक्सरे बोल दिया। बाद में इनका नाम रोइंटन रेज भी पड़ गया, लेकिन एक्सरे ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं। अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं वो ये सच है रोइंटन। और यहाँ इनके पास जो है एक फोटोग्राफिक फिल्म है जिसके ऊपर इन्होंने अपना हाथ रख रखा है और पीछे एक डिस्चार्ज ट्यूब है। यही सेटअप है जिससे एक्सरेज की डिस्कवरी हुई। और उन्होंने इसका जो फोटोग्राफिक फिल्म का फोटो प्रोड्यूस किया उसमें आप देख सकते हैं कि एक्सरेज डिपेंड ऑन थिकनेस एंड मटेरियल। तो देखिए बोन से एक्सरेज पास नहीं हो पाई और ये रहा मेटल जो उन्होंने अंगूठी पहनी थी उससे पास नहीं हो पाई। एंड दिस डिस्कवरी वाज लाइक अ वेरी ग्रेट डिस्कवरी, जिसकी वजह से करीब 7 साल बाद ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग एक्सरेज। फाइन। सो 1902 में फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज विल्हेम रॉयटजन को मिलता है एक्सरेज को डिस्कवर करने के लिए। और ये सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं। एक्सरेज डायरेक्टली रिलेटेड विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड विद पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। वी विल डाइव डीप इनटू कि एक्सरे की स्पेक्ट्रम कैसा होगा, एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, बाकी कौन सी गवर्निंग फिजिक्स है जो इसे जिसे हमें डील करना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एक्सरेज इन अ मच बेटर वे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।